हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है। ये एनसीईआरटी बायोलॉजी का डिस्कशन है और हमारा आज का टॉपिक है परिसंचरण तंत्र। अध्याय 12 सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, तो इसको एक दो बार रिवीजन कर लीजिएगा। देखिए, मानव और अन्य कशेरुकी प्राणियों के शरीर में विभिन्न पोषक पदार्थ जैसे गैस और उत्सर्जी पदार्थों के परिवहन के लिए एक सुविकसित अंग समूह पाया जाता है। एक व्यवस्थित ऑर्गन सिस्टम पाया जाता है जिसे परिसंचरण तंत्र यानी सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। अपवाद स्वरूप कुछ अकशेरुकी प्राणियों में भी यह परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। परिसंचरण तंत्र के जो कार्य हैं यानी फंक्शन ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इनके क्या क्या कार्य हैं। पहला कार्य है पोषक पदार्थों का परिवहन करना, दूसरा नाइट्रोजन का परिवहन करना, तीसरा कार्य है हार्मोन्स का परिवहन और चौथा है ऑक्सीजन का परिवहन। पोषक पदार्थों का परिवहन जो होता है यह शरीर के विभिन्न भागों तक ग्लूकोज, विटामिन, वसीय अम्ल आदि को अवशोषित करके पहुंचाते हैं। ठीक है। इसके बाद है नाइट्रोजन का परिवहन। यह शरीर के विभिन्न भागों से उत्सर्जी अंगों तक यूरिक अम्ल, यूरिया आदि विभिन्न नाइट्रोजनी अवशिष्ट पदार्थों को पहुंचाता है। इसके बाद है हार्मोन्स का परिवहन। यह अंतःस्रावी ग्रंथि से यानी शरीर के अंदर के जो ग्रंथि हैं इनसे निकलने वाले जो हार्मोन्स होते हैं, ये जो हार्मोन्स हैं ये लक्षित अंगों तक पहुंचाए जाते हैं। इसके बाद है ऑक्सीजन का परिवहन। यह ऑक्सीजन का परिवहन फेफड़ों से ऊतक और कोशिकाओं तक करता है। देखिए, परिसंचरण तंत्र के जो प्रकार हैं, दो प्रकार हैं, टाइप्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। इसके दो प्रकार हैं, एक है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, दूसरा है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। इन दोनों को बारी बारी से डिस्कस करेंगे। पहला है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। खुले परिसंचरण तंत्र में रक्त कुछ समय अंतराल तक रुधिर नलिकाओं में बहने के बाद खुले स्थान पर प्रवाहित होता है। यह परिसंचरण तंत्र आर्थ्रोपोडा और मोलस्का आदि में उपस्थित होता है। इस रुधिर परिसंचरण तंत्र में न्यूनतम रुधिर दाब और गति होती है और परिसंचरण चक्र जो है कम समय में पूरा हो जाता है। जैसे तिलचट्टे में रुधिर परिसंचरण चक्र केवल 5 से 6 मिनट में पूर्ण हो जाता है और झांगा, कीट आदि जीवों में खुला परिसंचरण तंत्र जो है होता है। इसके बाद है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम यानी बंद परिसंचरण तंत्र। बंद परिसंचरण तंत्र में रुधिर प्रवाह बंद नलिकाओं में होता है। ये नलिका सुविकसित अवस्था में होती हैं और इस प्रकार के तंत्रों में दाब और गति जो है अधिक रहती है। क्या होती है? दाब और जो गति होती है वो अधिक रहती है और पदार्थ ऊतक द्रव के द्वारा स्थानांतरित होता है। सभी प्रकार के कशेरुकियों में बंद परिसंचरण तंत्र होता है। इसके बाद मानव परिसंचरण तंत्र के बारे में यानी ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे। मानव शरीर में बंद और दोहरा परिसंचरण होता है। यह परिसंचरण मुख्यतः दो अवयवों से निर्मित होता है, एक ब्लड, दूसरा लिम्फ यानी रुधिर और लसिका। इसी आधार पर मानव शरीर के परिसंचरण तंत्र के दो उपतंत्रों में विभाजित किया जाता है। मानव परिसंचरण तंत्र के दो जो उपतंत्र हैं, पहला है रुधिर परिसंचरण तंत्र यानी ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, दूसरा है लसिका परिसंचरण तंत्र यानी लिम्फ सर्कुलेटरी सिस्टम। इन दोनों को बारी बारी से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है, मानव शरीर में रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज अंग्रेज वैज्ञानिक विलियम हार्वे ने 1628 में की थी। कब? 1628 में। रुधिर परिसंचरण तंत्र को हृदय संवहनी तंत्र भी कहा जाता है क्योंकि संपूर्ण शरीर में रुधिर के संचरण में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका हृदय की होती है, हार्ट की होती है। रुधिर परिसंचरण तंत्र के प्रमुख भाग निम्नवत हैं। जो भाग हैं, 3 भाग हैं, ब्लड है, हार्ट है यानी हृदय और रुधिर वाहिनियां यानी ब्लड वेसल्स हैं। तो सबसे पहले ब्लड के बारे में डिस्कस करेंगे। रुधिर एक तरल संयोजी ऊतक है यानी फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है जो सभी आवश्यक पदार्थों को कोशिकाओं तक पहुंचाता है, जैसे पोषक तत्व और ऑक्सीजन को ये कोशिकाओं तक पहुंचाता है तथा उपापचय क्रियाओं के दौरान बने उपापचय अपशिष्ट पदार्थों को क्या करता है, जैसे जो मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, ये इन उत्पादों को जैसे CO2 को कोशिकाएं वापस ग्रहण करती हैं। तो ये उपापचय क्रियाओं के दौरान बने उपापचय अपशिष्ट पदार्थों को जो है ये मतलब प्रोसेस करता है और जैसे CO2 को कोशिकाएं वापस ग्रहण करती हैं, इस तरह से ये कार्य करता है। इसके बाद है स्ट्रक्चर ऑफ ब्लड।
रुधिर की जो संरचना है वो कैसी होती है? तो जो ब्लड होता है लाल रंग का बाह्य कोशिकीय तरल होता है। रुधिर का लाल रंग उसमें उपस्थित हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन के कारण होता है। तो जो ब्लड होता है इसका लाल रंग क्यों होता है? तो उसमें हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण ब्लड का जो रंग होता है वो लाल होता है, जिसमें लौह तत्व पाया जाता है। ठीक है, रुधिर जल से कुछ भारी तथा क्षारीय प्रकृति का होता है। जो ब्लड होता है जल से कुछ भारी होता है, इसकी प्रकृति क्षारीय होती है, जिसका पीएच मान 7.3 से 7.4 के बीच होता है। एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में लगभग 5 से 6 लीटर रक्त पाया जाता है, जो उस व्यक्ति के कुल भार का लगभग 6 to 8% होता है। पुरुषों की अपेक्षा, जो पुरुष होते हैं, जो मेल होते हैं, इनके अपेक्षा फीमेल में रक्त की मात्रा कम पाई जाती है, यानी महिलाओं में रक्त की मात्रा जो है कम होती है। रुधिर के जो घटक हैं, कंपोनेंट्स ऑफ जो ब्लड हैं, कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड, इसके बारे में देख लेते हैं। इसके दो कंपोनेंट्स हैं, प्लाज्मा और ब्लड क्या है? ब्लड कणिकाएं यानी रुधिर कणिकाएं। तो जो प्लाज्मा है ये क्या है? प्लाज्मा रुधिर का 55% निर्जीव भाग होता है, यानी 55% ये निर्जीव भाग होता है प्लाज्मा। किसका? ब्लड का। जो हल्का पीला, साफ, पारदर्शी और चिपचिपा तरल पदार्थ है तथा रुधिर में माध्यम का कार्य करता, मीडिएटर का कार्य करता, जिसमें रुधिर कणिकाएं सर्वत्र रूप से फैली रहती हैं। प्लाज्मा में 90% जल, 10% अकार्बनिक और कार्बनिक पदार्थ तथा प्रतिरक्षी पदार्थ उपस्थित होते हैं। प्लाज्मा की संरचना शरीर के विभिन्न भागों में अलग अलग समय पर अलग अलग होती है। एल्ब्यूमिन एक प्रकार का प्रोटीन है जिसका निर्माण यकृत में होता है, लीवर में होता है। यह शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में सहायक होता है। अंडे और मनुष्य के रक्त में एल्ब्यूमिन को सबसे अधिक जो है पहचान मिली है। तो जो रुधिर कणिकाएं हैं इनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, रुधिर कणिकाएं, इनका जो प्रकार है 3 है। लाल रुधिर कणिकाएं, श्वेत रुधिर कणिकाएं और रुधिर प्लेटलेट्स। जो लाल रुधिर कणिकाएं हैं इन्हें एरिथ्रोसाइटस, याद रखिएगा, इन्हें जो रेड ब्लड जो कणिकाएं हैं, आरबीसी जो हैं, इनको बोलते हैं, क्या कहा जाता है इनको? इन्हें एरिथ्रोसाइटस कहा जाता है। जो श्वेत रुधिर कणिकाएं हैं इनके 2 भाग हैं, एक कण कण मतलब डब्ल्यूबीसी जिसे बोलते हैं, एक कण विहीन, एक कण युक्त और दूसरा कण विहीन, डब्ल्यूबीसी, इसके बाद डब्ल्यूबीसी। तो याद रखिएगा, कण युक्त और कण विहीन 2 प्रकार हैं। कण युक्त में याद रखिएगा क्या क्या आता है? तो इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स 3 हैं इसके अंतर्गत। और जो कण विहीन आते हैं इनमें, इनके प्रकार 2 हैं, मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स। मोनोसाइट्स में याद रखिए मैक्रोफेजस और लिम्फोसाइट्स के अंतर्गत बी सेल्स, टी सेल्स और नेचुरल किलर सेल्स ये सभी आते हैं। तो सबसे पहले आरबीसीज के बारे में डिस्कस करेंगे, लाल रुधिर कणिकाओं के बारे में। ये कोशिकाएं गोलाकार होती हैं। जो लाल रुधिर कणिकाएं हैं इनकी कोशिकाएं गोलाकार होती हैं। इनमें केंद्रक अनुपस्थित होता है। हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन नामक लाल वर्णक के कारण रुधिर का रंग जो होता है, यानी ब्लड का जो रंग होता है वो लाल होता है। और इसका मुख्य कार्य है शरीर में ऑक्सीजन की आपूर्ति करना। इसका जीवन काल लगभग 120 दिनों का होता है। इसके बाद है श्वेत रुधिर कणिकाएं यानी डब्ल्यूबीसी। ये कणिकाएं अनियमित आकार की और केंद्रक युक्त होती हैं, यानी इसमें केंद्रक पाया जाता है। रुधिर में लाल रक्त कणिकाओं की अपेक्षा श्वेत रक्त कणिकाओं की संख्या कम होती है, यानी जो ब्लड होते हैं इनमें लाल रक्त कणिकाओं की अपेक्षा जो श्वेत रक्त कणिकाएं इनकी संख्या कम होती है, यानी सबसे ज्यादा लाल रक्त कणिकाएं पाई जाती हैं, उसके बाद श्वेत रक्त। ये बाह्य और आंतरिक संक्रमणों से कौन? डब्ल्यूबीसी यानी श्वेत रुधिर कणिकाएं जो हैं ये बाहर और अंदर, बाहर शरीर के बाहर और शरीर के अंदर के संक्रमण से शरीर की रक्षा करते हैं। ये रक्त कोशिकाओं में सबसे बड़ी होती हैं। डब्ल्यूबीसी का जीवन काल लगभग 10 से 13 दिनों का होता है। याद रखिएगा कितने दिनों का? 10 से 13 दिनों का होता है। मोनोसाइटस या केंद्रकाणु सबसे बड़ी श्वेत रक्त कणिकाएं हैं। लसिकाणु कोशिकाएं, ये कोशिकाएं श्वेत रुधिर कणिकाओं में महत्वपूर्ण घटक हैं तथा ये सबसे छोटी डब्ल्यूबीसी हैं। ये 2 प्रकार की होती हैं, बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स। देखिए, इनका निर्माण लसिका, गांठ,
प्लीहा, थाइमस ग्रंथि और अस्थि मज्जा के द्वारा किया जाता है। ये एंटीबॉडी या प्रतिरक्षी प्रोटीन का निर्माण करती हैं और शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। एड्स होने पर इनकी संख्या बहुत कम हो जाती है। इसके बाद है प्लेटलेट्स। इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो प्लेटलेट्स होते हैं ये सूक्ष्म और रंगहीन होते हैं, ठीक है। इनमें केंद्रक नहीं पाया जाता है, मात्र डीएनए होता है। तो प्लेटलेट्स में केंद्रक नहीं होते, मात्र डीएनए होता है। ये रुधिर स्कंदन यानी ब्लड क्लॉटिंग रक्त वाहिनियों की मरम्मत और संक्रमण से शरीर की रक्षा में सहायक होते हैं। देखिए, एक प्लेटलेट कोशिका का औसत जीवन काल 18 से 12 दिन का होता है। तो एक प्लेटलेट कोशिका का जो औसत जीवन काल होता है, लाइफ जो होता है वो कितना होता है, 8 से 12 दिनों का होता है, याद रखिएगा। इसके बाद सामान्यतः किसी मनुष्य के रक्त में 1,50,000 से लेकर 4 लाख प्रति घन मिलीमीटर जो है प्लेटलेट्स होते हैं। तो 1.5 लाख से 4 लाख के बीच। रुधिर का कार्य क्या है, ब्लड का कार्य क्या है? तो रुधिर का मुख्य कार्य है O2, CO2, हार्मोन्स और अपशिष्टों का परिवहन करना, यानी ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और हार्मोन्स तथा अपशिष्ट पदार्थों का परिवहन करना रुधिर का कार्य है। रोगों से बचाव करना, रुधिर में उपस्थित प्रतिरक्षी यानी एंटीबॉडीज हैं, ये विषैले, बाह्य और असंगत पदार्थों को निष्क्रिय करके इनका विघटन कर देते हैं। इसके बाद है शरीर की सफाई। टूटी फूटी मृत कोशिकाओं के कचरे या मलबे आदि का WBC भक्षण करके नष्ट कर देते हैं। इसके बाद है शारीरिक ताप का नियंत्रण। जब अधिक सक्रिय भागों में तीव्र उपापचय यानी मेटाबॉलिज्म के फलस्वरूप रुधिर ताप बढ़ने लगता है तो रुधिर त्वचा की रुधिर वाहिनियों में अधिक मात्रा में प्रवाहित होकर शारीरिक का या शरीर का जो है बॉडी का ताप नियंत्रण करते हैं। तो शारीरिक टेम्परेचर ये नियंत्रण करते हैं, ठीक है। तो जो शारीरिक ताप का नियंत्रण है कैसे होता है, अधिक सक्रिय भागों में तीव्र उपापचय मेटाबॉलिज्म के फलस्वरूप रुधिर ताप यानी ब्लड टेम्परेचर बढ़ने लगता है तो रुधिर त्वचा के रुधिर वाहिनियों में अधिक मात्रा में प्रवाहित होकर शारीरिक जो तापमान है इसका नियंत्रण करते हैं। थक्का जमना, देखिए घाव पर रुधिर के थक्का जमने से रुधिर का प्रवाह बंद हो जाता है, याद रखिएगा। इसके बाद टी और बी कोशिकाओं में जो अंतर है, टी सेल्स और बी सेल्स, इनमें अंतर देखेंगे क्या क्या अंतर है, इंपॉर्टेंट है। जैसे पहला है थाइमस ग्रंथि में परिपक्व जो टी सेल्स हैं ये थाइमस ग्रंथि में परिपक्व होती हैं, इसीलिए इन्हें टी कोशिका कहा जाता है। बी कोशिका जो है, बी सेल्स जो है कोशिकाएं स्तनधारियों में अस्थि मज्जा में विकसित होती है, इसीलिए इन्हें बी कोशिका कहा जाता है। दूसरा, ये कोशिकाएं जो टी सेल्स होते हैं ये कोशिकाएं क्या करते हैं, ये कोशिकाएं प्रतिजनों को पहचान कर उन्हें नष्ट कर देती है। दूसरा, ये एंटीजनों की पहचान अपनी सतह पर उपस्थित ग्राही अंगों के द्वारा करती है। टी सेल्स ये सीधे आक्रमण करती हैं और बी सेल्स ये आक्रमण के लिए बड़ी संख्या में एंटीबॉडी उत्पन्न करती है। जो टी सेल्स हैं इनका जीवन काल लगभग 3 से 4 वर्ष का होता है और जो बी सेल्स हैं एंटीबॉडी का जो जीवन काल होता है अल्प समय तक होता है। रक्त, प्लाज्मा और सीरम में अंतर क्या है? तो जो ब्लड है, प्लाज्मा, जो सीरम है, इन तीनों में जो अंतर है देख लेते हैं। जो ब्लड होता है ये रक्त तरल संयोजी ऊतक है, प्लाज्मा ये रक्त का तरल मैट्रिक्स है और जो सीरम है रक्त जमने पर थक्के और तरल भाग को सीरम कहते हैं। रक्त का रंग गहरा लाल होता है, प्लाज्मा का जो रंग होता है कोई नहीं होता है, यानी ये रंगहीन होता है, और जो सीरम है ये हल्के पीले रंग का होता है, याद रखिएगा। जो ब्लड होता है इसमें सजीव रक्त कणिकाएं होती हैं ब्लड में, जो प्लाज्मा है इसमें रक्त कणिकाएं नहीं होती हैं और जो सीरम है इसमें रक्त कणिकाएं नहीं होती हैं। जो ब्लड है इसमें फाइब्रोनोजेन प्रोटीन का अभाव होता है। कौन से प्रोटीन का? फाइब्रोनोजेन। तो याद रखिएगा ब्लड में फाइब्रोनोजेन प्रोटीन का अभाव होता है। जो प्लाज्मा है इसमें फाइब्रोनोजेन प्रोटीन पाई जाती है और जो सीरम है इसमें फाइब्रोनोजेन प्रोटीन का अभाव होता है। तो ब्लड और सीरम इसमें फाइब्रोनोजेन जो प्रोटीन है इन दोनों में जो है, सीरम में और जो ब्लड है इन दोनों में इस प्रोटीन का अभाव होता है। लेकिन जो प्लाज्मा है इसमें फाइब्रोनोजेन प्रोटीन जो है इसका पाया जाना इसका एक गुण है, तो आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद
यानी हार्ट यानी हृदय के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, हृदय जो होता है, मानव हृदय एक पेशीय और शंक्वाकार का अंग है। इसका जो आकृति होता है किस प्रकार का, तो शंक्वाकार का, शंकु आकार का। यह परिसंचरण तंत्र का केंद्रीय पंपिंग अंग है जो रुधिर वाहिनियों के माध्यम से रक्त को शरीर के सभी अंगों तक पहुंचाता है। एक सामान्य वयस्क व्यक्ति हैं, इनका हृदय लगभग 12 सेंटीमीटर लंबा और 9 सेंटीमीटर चौड़ा होता है, जिसका भार लगभग 300 ग्राम होता है। हृदय वक्ष गुहा, इसमें जो है थोरासिक जो कैविटी है, इसमें पसलियों के नीचे तथा फेफड़ों के बीच स्थित होता है। हृदय एक दोहरी झिल्ली से घिरा रहता है जिसे पेरिकार्डियम कहते हैं। दोनों झिल्लियों के मध्य एक द्रव भरा रहता है जिसे पेरिकार्डियल द्रव कहते हैं। ठीक है, और यह द्रव बाहरी आघातों से हृदय की सुरक्षा करता है। हृदय की भित्ति निम्नलिखित 3 स्तरों से बनी होती है। ठीक है, तो 3 स्तरों से बनी होती है। हृदय भित्ति के जो स्तर हैं 3 हैं, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। पहला है एपिकार्डियम, दूसरा है मायोकार्डियम, तीसरा है एंडोकार्डियम। तो इन तीनों को बारी बारी से देख लेते हैं। पहला है जो एपिकार्डियम है, यह हृदय भित्ति का सबसे बाहरी स्तर है। हृदय के बाहरी का ये लेयर होता है, ठीक है, एपिकार्डियम। और ये जो पेरिकार्डियम होता है, इसका विसरल स्तर का दूसरा नाम है, यानी जो विसरल लेयर है इसका दूसरा नाम है पेरिकार्डियम। और यह एक पतला आवरण है जो हृदय के बाहरी सतह को चिकनाई और सुरक्षा प्रदान करता है। इसके बाद है मायोकार्डियम। मायोकार्डियम जो होता है यह हृदय भित्ति का मध्य स्तर है, बीच के भाग है, जो हृदय पेशी ऊतकों से बनी होती है। यह हृदय भित्ति की सबसे मोटी परत है और रक्त को पंप करने वाले हृदय का यह भाग होता है। तीसरा है एंडोकार्डियम। यह हृदय भित्ति का सबसे आंतरिक स्तर है जो सरल सल्की उपकला ऊतकों में या उपकला ऊतकों से निर्मित होती है। यह बहुत चिकनी होती है जो रक्त को हृदय के अंदर चिपकने नहीं देती है। इसके बाद देखिए, जो ह्यूमन हार्ट है, मानव हृदय है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो जो मानव हृदय है, इसके जो अंग हैं, यानी इसमें जो इसके जो फिगर हैं, इनका क्या क्या नाम है, इसमें क्या क्या चीजें सम्मिलित होते हैं, किन मतलब कि अंग को क्या बोलते हैं, तो आप एक बार ध्यान रखिएगा। जैसे ये है, ये धमनी है, मुख्य धमनी है। ठीक है, ये क्या है, मुख्य धमनी है। इसके बाद ये जो है, ये इसको बोलते हैं अग्रवर्ती महाशिरा। ये है आपका मतलब हार्ट का फिगर है, डायग्राम है, इसको एक बार एनालिसिस कीजिएगा। तो ये है आपका मुख्य धमनी। ठीक है, ये है आपका अग्रवर्ती महाशिरा। ये क्या है, ये बाया आलिंद है। ठीक है, एक दाया आलिंद भी होगा, तो ये है आपका बाया आलिंद। ये है फुफ्सीय कपाट, ये वाला, इसको बोलते हैं महाधमनी। ये क्या है, ये मिट्रल कपाट है, ये आपका दाया अलिंद है। और ये क्या है, ये जो है, ये वाला एरिया, ये फुफ्फुसीय सिरा है, याद रखिएगा। ये क्या है, फुफ्फुसीय सिरा है। और नीचे की तरफ अगर बात करें तो देखिए, यहां पे ये वाला जो एरिया, इसको बोलते हैं त्रिकपाटीय कपाट। और ये क्या है, ये अधोवर्ती महाशिरा है। ये है आपका बाया निलय और ये है दाया निलय, तो याद रखिएगा। हृदय के अलग अलग भागों में हृदय भित्ति की मोटाई अलग अलग होती है। हृदय के परिकोष्ठ में भित्ति बहुत पतली होती है। क्यों पतली होती है, क्योंकि वहां रक्त को अधिक पंप करने की आवश्यकता नहीं होती है। दूसरी ओर अगर बात करें तो निलयों में हृदय भित्ति का मध्य स्तर अधिक मोटा होता है ताकि रक्त को फेफड़े या संपूर्ण शरीर तक पंप किया जा सके। हृदय के दाहिने भाग में हृदय भित्ति बाएं भाग की अपेक्षा कम मोटी होती है क्योंकि इसे केवल फेफड़े तक ही रक्त पंप करना होता है, जबकि बायां भाग को संपूर्ण शरीर में रक्त पंप करना होता है। हृदय के कक्ष अथवा कोष्ठक, बाईं ओर के ऊपरी कोष्ठक को बाया आलिंद और दाईं ओर के ऊपरी कोष्ठक को दाया आलिंद कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगर बात करें तो देखिए, इसी प्रकार के निचले भाग में भी 2 कोष्ठक होते हैं। निचले भाग में 2 कोष्ठक होते हैं। बाईं ओर के निचले कोष्ठक को बाया निलय और दाईं ओर के निचले कोष्ठक को दाया निलय कहते हैं। दोनों आलिंद हृदय के चौड़े अग्रभाग में स्थित होते हैं जो एक विभाजिका के द्वारा जो है एक दूसरे से अलग होते हैं, याद रखिएगा। इसके बाद अगर बात करें तो इन्हें अंतर आलिंद भित्ति कहा जाता है। ठीक है, अंतर आलिंद भित्ति कहा जाता है। भ्रूण अवस्था में हृदय की अंतर आलिंद भित्ति पर एक छिद्र पाया जाता है, एक होल पाया जाता है जिसे फेरामेन ओवेल कहते हैं। क्या कहते हैं, फेरामेन ओवेल। तो इसको ध्यान में रखिएगा। तो
फोरामेन ओवल भी कहते हैं, इसको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है। वयस्कों में यह छिद्र बंद होकर एक अवशेष के रूप में रह जाता है जिसे फोसा ओवेलिस कहते हैं, फोसा ओवेलिस। कुछ शिशुओं में यह छिद्र जन्म के बाद भी पूर्णतः बंद नहीं होता है, जिससे शुद्ध या अशुद्ध रक्त वापस जो है क्या होता है, आपस में मिल जाता है, मिलता रहता है, और ऐसे शिशुओं को ब्लू बेबी कहा जाता है। इन शिशुओं का जीवन काल अधिक नहीं होता है। तो कुछ शिशुओं में यह छिद्र जन्म के बाद भी पूर्णतः बंद नहीं होता है, जिससे क्या होता है, शुद्ध और जो अशुद्ध रक्त होते हैं यानी प्यूरिफाई और अनप्यूरिफाइड जो ब्लड होते हैं, ये आपस में मिल जाते हैं, शुद्ध और अशुद्ध ब्लड आपस में मिल जाते हैं। तो ऐसे शिशुओं को ब्लू बेबी कहा जाता है, और इन शिशुओं का जो जीवन काल होता है, जो लाइफ होता है, वो बहुत छोटा होता है। दोनों निलय हृदय के पीछे की ओर संक्रिय भाग में स्थित होते हैं। निलय भी एक दूसरे से आलिंदों की अपेक्षा कम मोटी विभाजिका से अलग होते हैं, जिसे अंतर निलय भित्ति कहा जाता है। इसके बाद बाया आलिंद बाय निलय से एक छिद्र के द्वारा जुड़ा रहता है, जिसे बाया आलिंद निलय छिद्र कहते हैं। इस छिद्र पर एक द्विकपाटीय वल्व होता है, जिसे मिट्रल कपाट भी कहा जाता है। यह वल्व रक्त के एक दिशीय प्रवाह यानी केवल बाएं आलिंद से बाएं निलय की ओर सुनिश्चित करता है। तो एक दिशीय प्रवाह होता है बाएं आलिंद से बाएं निलय की ओर। इसी प्रकार दाया आलिंद दाएं निलय से एक छिद्र के द्वारा जुड़ा रहता है, जिसे दाया आलिंद निलय छिद्र कहते हैं। इस छिद्र पर एक त्रिकपाटीय वल्व होता है, जो रक्त को आलिंदों से दाया निलय में तो जाने देता है, लेकिन विपरीत दिशा में जाने से रोकता है। ठीक है, दाया जो निलय होता है, दाएं निलय के अगले भाग, जो दाएं निलय होते हैं, इनके अगले भाग के बाईं ओर से एक बड़ी फुफ्फुस चाप निकलती है। ठीक है, पल्मोनरी आर्च निकलती है। फुफ्फुस चाप के निकलने के स्थान पर, जो फुफ्फुस चाप होते हैं, इनके निकलने के स्थान पर 3 अर्धचंद्राकार वल्व स्थित होते हैं। इस वल्व के कारण रुधिर दाएं जो ब्लड होता है, दाएं निलय के फुफ्फुस चाप में जाता तो है, लेकिन वापस नहीं आ सकता। फुफ्फुस चाप आगे की ओर दाईं और बाईं फुफ्फुस धमनियों में बढ़ जाता है, जो रुधिर को फेफड़ों में ले जाती है। बाएं निलय के अगले भाग से जो है महाधमनी निकलती है, जो शरीर के अन्य सभी भागों में रुधिर को ले जाती है, फेफड़ों को छोड़कर। फेफड़े को छोड़कर शरीर के यानी अन्य सभी भागों में ये जो है रुधिर को ले जाती है। ठीक है, और महाधमनी के उद्गम स्थान पर भी 3 अर्धचंद्राकार वल्व होते हैं। ये वल्व रुधिर को निलय से महाधमनी में तो आने देते हैं, किंतु वापस नहीं जाने देते। शरीर के सभी भागों, फेफड़े को छोड़कर जाने वाली धमनियां महाधमनी चाप से ही निकलती है, और बाएं आलिंद में 2 अग्र महाशिराएं तथा एक पश्च महाशिरा खुलती है, जो शरीर के सभी भागों से अशुद्ध रुधिर दाएं आलिंद में लाती है, और बाएं आलिंद में फुफ्फुस शिराएं खुलती तो हैं, जो फेफड़े से शुद्ध रुधिर बाएं आलिंद में लाती हैं। हृदय के जो वॉल्व हैं, इनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। हृदय के वॉल्व आलिंद निलय वॉल्व और अर्धचंद्राकार वॉल्व। तो आलिंद निलय वॉल्व जो है, इनके 2 प्रकार हैं, त्रिकपाटीय वॉल्व और द्विकपाटीय वॉल्व। ठीक है, तो देखिए अगर बात करें तो जो संपूर्ण शरीर है, इसमें रक्त का जो प्रवाह होता है, हृदय की स्पंदन क्रिया या पंपिंग के द्वारा संभव होता है। हृदय स्पंदन की 2 अवस्थाएं हैं, संकुचन तथा अनुशिथिलन। संकुचन का मतलब है सिकुड़ना, ठीक है, और अनुशिथिलन का मतलब है विश्रांति या समान स्थिति। हृदय के वेशमों यानी आलिंद और निलय में संकुचन और अनुशिथिलन होता रहता है। यह प्रक्रिया चारों वेशमों में एक साथ नहीं होते हैं, बल्कि दोनों आलिंद एक साथ संकुचित होते हैं और शिथिल होते हैं, तो दोनों निलय एक साथ संकुचित और शिथिल होते हैं। तो ये चारों जो वेसल्स होते हैं, इनका जो क्रियाएं होती हैं, चारों को एक साथ मतलब कि चारों क्रियाएं एक साथ नहीं करती हैं। 2 आलिंद एक साथ संकुचित होती हैं और एक साथ जो निलय हैं एक साथ संकुचित और शिथिल होते हैं। तो आलिंद और निलय दोनों अपना जो है अलग अलग समय पर कार्य करती हैं। इसके बाद है हार्ट बीट यानी हृदय धड़कन। हार्ट बीट जो है, इसके बारे में अगर बात करें तो देखिए, संकुचन तथा एक संकुचन और एक अनुशिथिलन, ये जो दोनों मिलते हैं, इन दोनों के मिलने से हृदय धड़कन का निर्माण होता है। एक संकुचन होगा, एक अनुशिथिलन होगा, और ये जब दोनों
क्रियाएं करती हैं, तो इन दोनों को मिलाकर हृदय धड़कन का निर्माण होता है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। सामान्य अगर बात करें जो स्वस्थ मनुष्य होते हैं, इनके हृदय 1 मिनट में लगभग 70 से 75 बार, यानी औसतन अगर बात करें तो 72 बार धड़कता है प्रति मिनट। तो 70 से 75 बार, औसतन 72 बार प्रति मिनट धड़कता है। हृदय के धड़कन की जो दर होता है भिन्न भिन्न जंतुओं में भिन्न भिन्न होती है। बड़े आकार के जंतुओं में हृदय की धड़कन धीमी होती है, जबकि छोटे आकार के जंतुओं में हृदय की जो धड़कन होती है वो तेज होती है। हृदय की धड़कन शिरा आलिंद पर्व वाली एक स्वचालित क्रिया है और इसका नियंत्रण पश्च मस्तिष्क, यानी जो पश्च मस्तिष्क होता है, इसके मेडुला ऑब्लांगेटा में उपस्थित कार्डियक केंद्र के द्वारा होता है। हृदय की जो धड़कन होता है इसको एड्रिनेलिन तथा थायरॉक्सिन हार्मोन नियंत्रित करते हैं। तो हृदय की धड़कन को एड्रिनेलिन और थायरॉक्सिन हार्मोन नियंत्रित करते हैं। रक्त में जो उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड है रक्त के पीएच को कम करती है। CO2 रक्त के जो पीएच मान है इसको कम करती है और हृदय की गति को बढ़ाती है। अम्लीयता और क्षारीयता हृदय की गति को अधिकतम और न्यूनतम करते हैं। तो जो अम्लीयता और जो क्षारीयता है ये हृदय के गति को अधिकतम यानी मैक्सिमम और मिनिमम करते हैं। शरीर के विभिन्न भागों से आने वाली जो शिराएं हैं ये मिलकर दो बृहद शिराओं का निर्माण करती हैं। पहला है ऊर्ध्व महाशिरा, दूसरा है निम्न महाशिरा। ये दोनों शिराएं दाएं अलिंद में दो अलग अलग छिद्रों के द्वारा जुड़ी रहती हैं। ऊर्ध्व महाशिरा शरीर के ऊपरी भाग से तथा निम्न महाशिरा शरीर के निचले भाग से अशुद्ध रक्त लाकर दाएं आलिंद में पहुंचाती हैं। अब दाएं आलिंद में संकुचन होता है, जैसे आलिंद में उपस्थित रक्त को एक धक्का यानी पुश मिलता है। दाएं आलिंद तथा दाएं निलय के बीच स्थित त्रिकपाटीय वॉल्व खुल जाता है और अशुद्ध रक्त दाएं निलय में चला जाता है। हृदय में रुधिर परिसंचरण का जो मार्ग है ये कैसे होता है आप देख सकते हैं। तो हृदय में जो रुधिर परिसंचरण तंत्र का जो मार्ग है ये कैसे किस तरह से मार्ग को पूरा करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। जैसे मान लीजिए ये आपका लंग्स है, ये फेफड़ा है, फेफड़ा से प्लमोनरी शिराओं में जाता है, इसके बाद बाह्य आलिंद, फिर बाह्य निलय, इसके बाद सिस्टमेटिक महाधमनी में, इसके बाद धमनियां। यहां से शुद्ध रक्त जो है शरीर के समस्त अंग और ऊतक में पहुंचता है। इसके बाद जो यहां से शरीर के समस्त अंग और ऊतक के बाद जो है अशुद्ध रक्त शिराओं में, फिर महाशिरा, दाया निलय और दाया अलिंद में पहुंचता है। इसके बाद पल्मोनरी महाधमनी में। इसी तरह से ये चक्र चलता रहता है, ठीक है, इस तरह से। और यहाँ पे जो है कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त होते हैं। जब पल्मोनरी महाधमनी से जब ब्लड गुजरता है फेफड़ों के बीच, तो यहाँ पे ये जो रक्त होता है कार्बन डाइऑक्साइड से युक्त होता है। और जब फेफड़े से आगे रक्त बढ़ता है तो ये शुद्ध रक्त होता है, ये ऑक्सीजन से युक्त रक्त होता है, याद रखिएगा। इसके बाद अगर बात करें तो देखिए मानव हृदय में जो रक्त प्रवाह है कैसे होता है। मान लीजिए ऊपरी शरीर से प्राप्त ऑक्सीजन रहित जो रक्त है ये किस तरह से मतलब कि अपने प्रवाह को बनाए रखता है, इंपॉर्टेंट है। देखिए ऊपरी शरीर के लिए ऑक्सीजन युक्त जो रक्त है वो किस तरह से मतलब कि कार्य करता है। यह है आपका ऊपरी शिरा से प्राप्त ऑक्सीजन रहित युक्त मतलब ऑक्सीजन रहित रक्त, ब्लड, ऑक्सीजन लेस, ठीक है, इस तरह से जाता है ये। और ये वाला जो एरिया है ये ऊपरी शिरा के लिए ऑक्सीजन युक्त रक्त है। और ये जो है ऑक्सीजन रहित रक्त है, फेफड़े को ये किस तरह से पहुंचाता है आप देख सकते हैं, इसकी क्रिया किस तरह से होती है। तो ये है आपका यहाँ पे फेफड़े से प्राप्त ऑक्सीजन युक्त रक्त और ये फेफड़े से प्राप्त ऑक्सीजन युक्त रक्त। यह है आपका निचले शरीर से प्राप्त ऑक्सीजन रहित रक्त और यह है निचले शरीर को ऑक्सीजन रक्त मतलब ऑक्सीजन युक्त ऑक्सीजन से लैस रक्त, ठीक है। इसके ठीक बाद दाएं निलय में संकुचन होता है और यह अशुद्ध रक्त बाहर निकलकर फुफ्फुसीय धमनी से होते हुए फेफड़ों में चला जाता है। फुफ्फुसीय धमनी के द्वारा फेफड़ों में पहुंचाया गया जो अशुद्ध रक्त है, अनप्यूरिफाइड जो ब्लड होता है, ये फेफड़ों के द्वारा शुद्ध कर लिया जाता है और फेफड़े तथा बाएं आलिंद फुफ्फुस शिरा के द्वारा एक दूसरे से जुड़े होते हैं। जो पल्मोनरी जो वेन होते हैं एक दूसरे से जुड़े होते हैं
फेफड़े के द्वारा शुद्ध किया गया जो ब्लड होता है, यानी ऑक्सीनेटेड जो ब्लड होता है, ये इसी फुफ्फुस शिरा से होकर बाह्य आलिंद में प्रवेश करते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर बात करें तो जो बाह्य आलिंद में संकुचन होने से जो द्विपार्श्वीय या जो माइट्रल वल्व होता है ये खुल जाता है और शुद्ध रक्त बाह्य निलय में प्रवेश कर जाता है। इसके ठीक बाएं निलय होते हैं, इनमें संकुचन होता है और शुद्ध रक्त जो होता है महाधमनी छिद्र से बाहर निकलकर ये महाधमनी में प्रवेश कर जाता है। महाधमनी के मुख पर भी एक कपाट होता है जो रक्त को निलय में वापस आने से रोकता है। महाधमनी से यह शुद्ध रक्त धमनियों तथा धमनी कोशिकाओं में पहुंचता है। धमनी कोशिकाओं से शुद्ध रक्त का प्रवाह रक्त कोशिकाओं में होता है, जहां से ये जो रक्त होता है शरीर के विभिन्न अंगों और ऊतकों में यह रक्त जो है पहुंचता है। इसके बाद है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, इसके बारे में अगर बात करें तो ये क्या है, देखिए इसका शॉर्ट नेम है ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। यह जो मतलब कि जो यंत्र है यह एक हृदय धड़कन के द्वारा हृदय पेशियों के विभवांतरण के कारण उत्पन्न हुए वैद्युत परिवर्तनों का रिकॉर्ड। जो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ है ये क्या करता है, ये हृदय पेशियों के विभवांतरण के कारण जो उत्पन्न वैद्युत परिवर्तन होते हैं इसको रिकॉर्ड करता है। तो यह प्रयुक्त उपकरण को जो है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ कहा जाता है। तो याद रखिएगा, हृदय धड़कन को ये मतलब कि रिकॉर्ड करता है। ठीक है, इसको बोलते हैं ईसीजी। इसके बाद नेक्स्ट है आपका स्टेथोस्कोप। ये क्या है, स्टेथोस्कोप यह वह उपकरण होता है जो चिकित्सकों के द्वारा हृदय, श्वास और आंतों की ध्वनि सुनने के लिए उपयोग किया जाता है। इसको बोलते हैं अगर सिंपल वे में कहें तो लोग आला भी बोलते हैं। दोनों कानों में लगाकर जो है हृदय के पास टच करके हृदय की धड़कन को सुना जाता है, या वेन्स को जो नस होते हैं, नस के अंदर जो ब्लड सर्कुलेशन होता है इसको आकलित किया जाता है। तो यही होता है स्टेथोस्कोप। ठीक है, हृदय में वल्वों की कार्यविधि के कारण आवाज उत्पन्न होती है। हृदय के द्वारा उत्पन्न आवाज को 4 भागों में बांटा गया है, S1, S2, S3, S4 में। S1 जो लब है यह लंबी ध्वनि है जो निलयों के सिकुड़ने के प्रारंभ पर निलय होते हैं इनके सिकुड़ने के प्रारंभ पर आलिंद निलय वल्वों के बंद होने के कारण उत्पन्न होती है। दूसरा है S2 डब। S2 डब यह छोटी तेज ध्वनि है जो निलयों के सिकुड़ने के बाद अर्धचंद्राकार वल्वों के बाद बंद होने के कारण जो है उत्पन्न होती है। S3 और S4 जो है बहुत धीमी ध्वनि होती हैं जो सामान्यतः सुनाई नहीं देती हैं। ये क्रमशः निलय के भरने तथा आलिंदों के सिकुड़ने से उत्पन्न होती है। बीमारियों के समय फेफड़ों की ध्वनि को क्या बोलते हैं, क्रेपिटेशन, और आंतों की ध्वनि को बार्बोरिज्म कहते हैं। तो बीमारियों के समय फेफड़ों की जो ध्वनि है इनको क्रेपिटेशन और आंतों की ध्वनि को बार्बोरिज्म कहते हैं। इस बात को ध्यान में रखना है। और इसी के साथ आज का जो सेशन है समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में रुधिर वाहिनी यानी ब्लड वेसल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे आगे के जो टॉपिक हैं नेक्स्ट सेशन में कंप्लीट करेंगे। तो आप अपना प्रतिक्रिया देते रहिए। आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम को ज्वाइन नहीं किया है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं और इसका पीडीएफ अवेलेबल है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ ले सकते हैं। इसके लिए टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप या चैनल के कम्युनिटी बॉक्स में जाइए, वहां पर इसके रिगार्डिंग में इंफॉर्मेशन को अपडेट कर दिया गया। थैंक यू।